आगरा का किला उस दिन शांत नहीं था। मध्य रात्रि के गहरे साए में बादशाह अकबर का दरबार भीषण तनाव से भरा था। कारण था वो क्रूर फैसला जो कुछ देर पहले सुनाया गया था, बीरबल को मौत की सजा। अकबर का माथा पसीने से भीगा था। षड्यंत्रकारियों ने बीरबल पर राजद्रोह का ऐसा दोष लगाया था जिसके प्रमाण इतने ठोस थे कि न्याय की देवी भी आंखें मूंदने को मजबूर हो गई। वजीर और अन्य दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, विजय मुस्कान छिपा रहे थे। अब बीरबल, जो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से मौत को चकमा देता था, स्वयं किले की सबसे गहरी काल कोठरी में बंद था। बादशाह ने भारी मन से हुक्म दिया था, न्याय सर्वोपरि है। सूर्य की पहली किरण के साथ बीरबल को फांसी दे दी जाएगी। बीरबल के पास अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझाने के लिए बस ये काली रात थी। ये रात या फिर सदा के लिए खामोशी। फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा था और समय की रेत तेजी से फिसल रही थी। उसे अपनी चतुराई का सबसे बड़ा प्रमाण देना था। काल कोठरी में भयानक सन्नाटा था जिसमें केवल दीवारों से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। मृत्यु का भय उसे छू भी नहीं पाया। वो जानता था कि यह षड्यंत्र कितना गहरा है और इसे तोड़ने के लिए उसे सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि साहस और समय दोनों चाहिए। उन्होंने फर्श पर फैली गीली मिट्टी में ध्यान केंद्रित किया। उनकी आंखें बंद थी पर दिमाग तेजी से चल रहा था। किस गलती ने मुझे यहां पहुंचाया और अब इस हुक्म को कैसे बदला जाए? वो उठे और काल कोठरी के पतले लोहे की सलाखों वाले झरोखे के पास गए। बाहर घना अंधेरा था पर कुछ दूरी पर तैनात संतरियों की धीमी पच्चाप सुनाई दे रही थी। बीरबल ने उस स्थान का निरीक्षण किया। बाहर निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं था, लेकिन उन्हें याद आया कि उनका वफादार और तेज तर्रार सेवक रामू हमेशा मुश्किल वक्त में चौकन्ना रहता था। समय गुजरता जा रहा था। बीरबल को एहसास हुआ कि फांसी को रोकने का एकमात्र तरीका बादशाह को यह समझाना नहीं है कि वो निर्दोष है, बल्कि उन्हें एक ऐसी पहेली देनी है जिसे सुलझाए बिना बादशाह कभी न्याय की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। उसे सुबह होने से पहले रामू तक एक गुप्त संदेश पहुंचाना होगा और उस संदेश में उस पहेली का बीज छिपा होगा। बीरबल ने अपनी पगड़ी का एक छोटा फूला हुआ सिरा फाड़ लिया। कोठरी की नम दीवार पर पड़ी सूखी राख को थूक से गीला करके उन्होंने उसे अस्थाई स्याही बना लिया। उंगली की नोक से उन्होंने सावधानी पूर्वक उस कपड़े पर कुछ शब्द उकेरे। संदेश छोटा था लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। रामू, सूर्य उदय से ठीक पहले बादशाह से मांग करो। न्याय की तुला 3 बार झुकेगी तभी सत्य खुलेगा। और याद रखना, पहेली का अंतिम हल 3 मुट्ठी भर स्वर्ण है जो शाही अस्तबल के पिछले दरवाजे की दहलीज के नीचे छिपा है। ये गुप्त संदेश लिखना आसान नहीं था, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती इसे बाहर पहुंचाना थी। बीरबल ने कोठरी की ऊंची संकरी खिड़की का जायजा लिया। जब पहरेदारों के बदलने का क्षण आया और क्षण भर के लिए गलियारे में आवाजें धीमी पड़ी, बीरबल ने संदेश को एक छोटे पत्थर में लपेटा और पूरी ताकत से जाली से बाहर नीचे की झाड़ियों की तरफ फेंक दिया, जहां उन्हें विश्वास था कि रामू चौकन्ना होगा। अब उनकी जान रामू की बुद्धिमत्ता और तेज रफ्तार पर निर्भर थी। झाड़ियों के बीच दबे पांव बैठे रामू ने हल्की सी धप की आवाज सुनते ही पहचान लिया कि यह बीरबल का संकेत है। उसने आसपास का जायजा लिया। गलियारे में जल रही मशालें और पहरेदारों की धीमी आवाजें अब भी खतरा थी, लेकिन गुरु की जान दांव पर थी। रामू ने धीमी रेंगन से उस जगह तक पहुंचने का जोखिम उठाया जहां पत्थर गिरा था। फुर्ती से उसने छोटा सा संदेश उठाया और अपनी पुरानी कमीज के भीतर छिपा लिया। एक पल भी व्यर्थ न करते हुए वो महल के परिसर से निकलकर शाही अस्तबल की ओर भागा। संदेश में बताई जगह पर पहुंचकर उसने बड़ी सावधानी से पिछले दरवाजे की दहलीज के नीचे से एक छोटा, पतला,
धातु का डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे में सिर्फ एक छोटी चाबी थी, अकबर के निजी कक्ष की। रामू अब जानता था कि उसे सुबह होने से पहले बादशाह के सामने वो आखिरी सच पेश करना होगा, जिसके लिए बीरबल ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसकी सांसें तेज थी और घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी। रामू ने तुरंत उस छोटी चाबी को अपनी कमर की पेटी में सुरक्षित कर लिया। अब उसकी मंजिल थी बादशाह के शयन कक्ष से जुड़ा हुआ गुप्त अध्ययन कक्ष। पहरेदारों की गश्त से बचते हुए वो परछाइयों का सहारा लेकर महल के भीतरी प्रांगण को पार करने लगा। हर आहट, हर साया उसे दुश्मन लग रहा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा शायद सिपाही भी उन्हें सुन लेंगे। जैसे तैसे वह उस भव्य नक्काशीदार दरवाजे तक पहुंचा, जिसके सामने सामान्यतः 3 सिपाही तैनात रहते थे। सौभाग्य से इस वक्त पहरा बदल रहा था। रामू ने मौके का फायदा उठाया और कांपते हाथों से चाबी को ताले में घुसाया। एक धीमी टक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वो बिजली की तेजी से अंदर दाखिल हुआ और सांस थामे दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में बस एक हल्की तेल की बत्ती जल रही थी। उसकी निगाहें सीधे उस भारी शाही सिंहासन पर पड़ी और उसे बीरबल का इशारा याद आया। सिंहासन के ठीक पीछे दाईं ओर की तीसरी ईंट के भीतर। रामू ने अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और सीधे राज सिंहासन की विशाल पीठ के पीछे पहुंचा। उस जगह घुप अंधेरा था। उसने अपने हाथ से दीवार टटोलनी शुरू की। दीवारें पुरानी ईंटों की बनी थी, जो वर्षों के शाही इतिहास को समेटे हुए थी। उसने बीरबल के निर्देशानुसार दाईं ओर से गिनना शुरू किया। पहली, दूसरी और फिर तीसरी ईंट। उसने महसूस किया कि तीसरी ईंट बाकी ईंटों की तुलना में थोड़ी चिकनी और ढीली थी। उसने पूरी ताकत से उसे बाहर खींचने की कोशिश की, पर वो टस से मस न हुई। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? एक पल को उसके मन में भय समा गया। फिर बीरबल का शांत चेहरा उसे याद आया। उसने जोर लगाने के बजाय सावधानी से ईंट के कोनों को दबाया। सटाक की एक बारीक ध्वनि के साथ तीसरी ईंट अंदर की ओर धंस गई और एक छोटा सा गुप्त खंड खुल गया। अंदर एक रेशमी कपड़े में लिपटी हुई कोई वस्तु रखी थी। रामू ने कांपते हाथों से वो पोटली बाहर निकाली और उसे तुरंत अपनी कमर में छिपा लिया। अब उसे बस सुबह होने से पहले ये चीज बादशाह तक पहुंचानी थी। रामू ने दबे पांव वापस उस तहखाने से बाहर कदम रखा, जहां घनघोर अंधेरा पसरा था। उसने सावधानी से उस गुप्त रास्ते को बंद किया और फिर बिना किसी आहट के महल के पिछले दालान की ओर भागा। हवा में रात की ठंडक थी, लेकिन रामू के माथे पर पसीना छलछला रहा था। हर पल उसे बीरबल का अंतिम चेहरा याद आ रहा था, जिसके शांत नेत्रों में भी एक गहरी चेतावनी छिपी थी। उसे पता था कि जरा सी चूक का मतलब होगा बीरबल की मौत और न्याय की हार। मुख्य द्वार के पास 2 पहरेदार मशाल लिए ऊँघ रहे थे। रामू ने गलियारे की दीवारों से चिपककर सांस रोके हुए उनके पास से गुजरने की हिम्मत की। उसकी कमर में छिपी पोटली का भार उसे सोने के पहाड़ जैसा लग रहा था। बस थोड़ी देर और, उसने खुद से फुसफुसाया। वो जानता था कि बादशाह सलामत इस वक्त अपने खास शयन कक्ष में होंगे, जहां तक पहुंचना किसी भी आम आदमी के लिए असंभव था। मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। चांदनी की रोशनी में वो तेजी से शाही गलियारों की ओर बढ़ा। रामू जानता था कि सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू होगी। शाही गलियारों को पार करते ही सामने सोने और मखमल के भारी पर्दे लटके थे, जिनके पीछे बादशाह सलामत का निजी कक्ष था। उस कक्ष की सुरक्षा स्वयं मौत से भी ज्यादा कड़ी थी। जैसे ही रामू ने पर्दे के किनारे से झांका, उसकी आंखें फैल गई। सामने चौकी पर बैठा एक विशालकाय पहरेदार था। यह खास शयन कक्ष का सबसे भरोसेमंद रक्षक शेर खान था, जो कभी अपनी नींद या अपनी जगह नहीं छोड़ता था।
शेर खान की धीमी लयबद्ध सांसें रात की चुप्पी में गूंज रही थी। रामू को एहसास हुआ कि सीधा सामना आत्महत्या होगी। उसके पास अब समय नहीं था। सुबह की पहली किरण बीरबल की आखिरी किरण होगी। उसने अपनी कमर की पोटली कसकर पकड़ी, फिर जमीन पर रखे एक छोटे दीपक को लक्ष्य किया। उसने हिम्मत करके धीमी आवाज में एक नकली खांसी ली। शेर खान तुरंत चौकन्ना हुआ और अपनी भारी तलवार खींची। इससे पहले कि वो आवाज की दिशा को पूरी तरह पहचान पाता, रामू बिजली की तेजी से पर्दों के पीछे फिसल गया। अब वो सीधे बादशाह के शयन कक्ष के द्वार के ठीक बाहर था। समस्या ये थी कि द्वार भीतर से बंद था। उसे बादशाह को जगाना था, लेकिन शोर मचाए बिना। रामू ने एक क्षण सोचा। दरवाजा भीतर से मजबूत था और जोर की दस्तक शेर खान को तुरंत वापस खींच लाती। उसने अपनी कमर की पोटली टटोली और उसमें से एक छोटा बेहद चिकना कंकर निकाला। रामू घुटने टेके और उस कंकर को बड़ी सावधानी से दरवाजे के नीचे की संकरी दरार में सरका दिया। कंकर भीतर बिछे महंगे कालीन को पार करते हुए अंततः शाही संगमरमर के फर्श पर गिरा। टक! एक अत्यंत धीमी पर गहरी आवाज। ये आवाज बादशाह अकबर के लिए पर्याप्त थी। वे वर्षों से जानते थे कि ऐसी छोटी असामयिक आवाज का क्या मतलब होता है। अकबर तुरंत उठ बैठे, तलवार के हत्थे पर हाथ रखा। रामू ने तुरंत अवसर का लाभ उठाया और दरवाजे से चिपककर बेहद धीमी फुसफुसाहट में बोला, हुजूर, मैं रामू हूं। सुबह देर हो जाएगी। बीरबल खतरे में है, कृपया द्वार खोलें। अकबर ने तुरंत चाबी घुमाई। रामू तेजी से भीतर फिसला और द्वार बंद किया। शेर खान की परछाई बाहर गलियारे में दिख रही थी। अकबर ने तुरंत रामू को खींचकर भीतर किया और आवाज को अत्यंत धीमी करते हुए कहा, तेजी से बोलो। क्या षड्यंत्र? बीरबल पर किस चीज का खतरा है? रामू हाफ रहा था। उसके माथे पर पसीना था। हुजूर, सुबह देर हो जाएगी। बहुत देर। वजीर आजम और उनके साथियों ने यह साजिश रची है। उन्होंने बीरबल पर राजद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया है और आपके जाली दस्तख्तों से मौत की सजा का फरमान तैयार करवा लिया है। अकबर का चेहरा अचानक गुस्से से तमतमा उठा। यह नामुमकिन है। मैंने ऐसी कोई सजा नहीं दी, पर सजा का हुक्म जारी हो चुका है। जहां पनाह। वे जानबूझकर रात बीतने का इंतजार कर रहे थे ताकि आप तक खबर न पहुंचे। उन्होंने जेल के पहरेदार भी बदल दिए हैं। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ बीरबल को फांसी दे दी जाएगी। अब सिर्फ यही रात बची है। रामू के शब्दों में भयानक डर था। अकबर ने तत्काल अपनी तलवार उठाई। तलवार म्यान में रखो, जहां पनाह। रामू लगभग चिल्लाया। अगर आप इस तरह शाही अंदाज में गए तो षड्यंत्रकारियों को पता चल जाएगा कि आप उन्हें रोकने आ रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर में अपने जासूस बिठा रखे हैं। वे सुबह का इंतजार नहीं करेंगे। वे बीरबल को अभी इसी वक्त खत्म कर देंगे। अकबर ने गहरी सांस ली और तलवार वापस रख दी। तो क्या करना होगा? हमें चुपचाप और तेज जाना होगा। हमें छिपकर जाना होगा। मालिक, मैंने महल के पीछे के एक गुप्त मार्ग के बारे में सुना है जो सीधे पुरानी जेल की पिछली दीवार तक जाता है। आप शाही पोशाक उतारें, हम वेश बदल कर चलेंगे। ये रात बीरबल की जिंदगी की आखिरी रात नहीं बन सकती। अकबर ने तुरंत अपने भारी शाही वस्त्र उतार दिए और एक साधारण किसान का वेश धारण कर लिया। उन्होंने रामू को रास्ता दिखाने का हुक्म दिया। अब हर एक पल मौत से जंग लड़ रहा था। दोनों अंधेरी रातों में बिना किसी पहरेदार की नजर में आए जेल की ओर तेजी से बढ़ चले। रामू ने महल की बाहरी सुरक्षा दीवारों से दूर एक उजाड़, टूटी हुई हवेली के तहखाने की तरफ इशारा किया। वहां एक भारी भरकम पत्थर का ढक्कन जमीन से थोड़ा उठा हुआ था। यही है वो गुप्त मार्ग, मालिक। वर्षों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ढक्कन को सरकाया। भीतर की हवा सड़ी हुई, सीलन भरी थी और रास्ता बेहद संकरा।
अकबर और रामू सावधानी से उस अंधेरे रास्ते में उतर गए। मिट्टी और पत्थरों के बीच से चलते हुए अकबर को लगा जैसे वो जमीन के नीचे दफन हो रहे हों। हर पल बीतता हुआ उनके सिर पर मौत का फंदा कस रहा था। उनके कानों में बस उनकी अपनी धड़कन और बीरबल की हंसी की याद गूंज रही थी। बस अब सीधा जाना है मालिक। जेल की पिछली कोठरियों तक ये रास्ता सीधे जाता है, जहां फांसी की सजा पाए कैदियों को रखा जाता है। रामू ने फुसफुसाया और तभी उन्हें दूर से ऊपर जमीन पर पहरेदारों के जूते की धीमी आवाज सुनाई दी। अब उन्हें और भी तेजी से रेंगना पड़ा। कुछ ही पलों में सुरंग एक नमी भरी गंदी जगह पर जाकर खत्म हुई। ये जेल की सबसे पिछली दीवार थी और हवा में कालकोठरी की अजीब बासी गंध थी। रामू ने दबे हाथों से पास की एक ढीली ईंट हटाई, जिससे अंदर की ओर एक संकरा छेद बन गया। जल्दी हुजूर, रामू ने फुसफुसाते हुए कहा। अकबर ने बिना आवाज किए खुद को उस छोटे से छेद से निचोड़ा और जेल के फर्श पर आ गिरे। अंदर लोहे की सलाखों के पीछे सजाए मौत पाए कैदियों की भयानक चुप्पी छाई थी। कुछ कैदी खामोश लेटे थे तो कुछ हल्की आवाज में रो रहे थे। रामू ने इशारे से बताया, वो तीसरी कोठरी मालिक, वही आज रात आपका ठिकाना है। रामू ने अकबर को तेजी से तीसरी कोठरी की ओर धकेला और ईंट को सावधानी से वापस जगह पर लगा दिया। अकबर अब सलाखों के भीतर थे, एक बेकसूर मुजरिम जो सुबह होने का इंतजार कर रहा था, और बीरबल की बुद्धिमानी पर उसका जीवन निर्भर था। रामू अब अंधेरे में तेजी से पीछे हट गया। अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली। कोठरी का माहौल इतना घुटन भरा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। वे धीरे से ठंडी नम जमीन पर बैठ गए। बाहर चांदनी थी, लेकिन सलाखों के भीतर सिर्फ गहरा अंधेरा और मौत का भय था। उन्होंने सलाखों के बीच से बाहर देखने की कोशिश की, जहां पहरेदारों के जूते की कर्कश आवाजें लगातार आ रही थी। बस ये एक रात, अकबर ने मन ही मन सोचा। अब वो समझ पा रहे थे कि एक मौत की सजा पाए इंसान पर क्या गुजरती है। उनके दिमाग में बार बार बीरबल का चेहरा आ रहा था। बीरबल ही एकमात्र उम्मीद की किरण थे। अगर वो सुबह तक कोई अचूक उपाय नहीं खोज पाए तो सूर्योदय होते ही बादशाह सलामत को फांसी दे दी जाएगी। वक्त मक्खन की तरह पिघल रहा था और हर गुजरता पल खतरे को बढ़ा रहा था। पूरी सल्तनत का भार इस समय सिर्फ एक बुद्धिमानी भरे दिमाग पर टिका था, जो अब तक इस भयानक जेल से बाहर था। शहर की दीवारों के बाहर बीरबल का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांत एकाग्रता थी। वो जानते थे कि ये कोई आम समस्या नहीं है। यहां तलवार से नहीं, बल्कि ज़बान और दिमाग से काम लेना होगा। फांसी का हुक्म इतना मजबूत था कि उसे सीधे चुनौती देना संभव नहीं था। बीरबल ने पल भर में पूरी स्थिति का आकलन किया। उन्हें एक ऐसी कानूनी पहेली रचनी थी जो दोषियों को भ्रमित कर दे और स्वयं बादशाह सलामत को निर्दोष साबित कर सके। वक्त बर्बाद न करते हुए उन्होंने अपनी दिशा शाही महल के गुप्त खजाने की बजाय सीधे मुख्य न्यायाधीश काजी के आवास की ओर मोड़ दी। बीरबल जानते थे कि आज रात का खेल न्याय के कागजों पर लड़ा जाएगा। आधी रात का सन्नाटा अब एक भयानक रणनीति की आहट में बदल चुका था। उन्हें सबसे पहले उस गुप्त आदेश की प्रति हासिल करनी थी, जिसके आधार पर यह भयानक फैसला सुनाया गया था। काजी के आवास की भारी नक्काशीदार चौखट पर पहुंचते ही बीरबल ने अपनी रणनीति बदल दी। आधी रात को दीवार फांदकर चोरी करना समय की बर्बादी थी और इससे उन्हें अपराधी ही साबित होना था। उन्हें कानूनी अधिकार का आभास कराना था। उन्होंने जोर से दरवाजा खटखटाया। नौकरों के जागने का इंतजार किए बिना उन्होंने एक शाही उद्घोषक के अंदाज में आवाज लगाई, जहां पनाह का अत्यंत गुप्त और तत्काल फरमान है। यह फैसला सुबह तक लागू नहीं हो सकता।
काजी साहब को तुरंत जगाया जाए। कुछ ही पलों में घबराया हुआ एक दरबान बाहर आया। बीरबल ने तुरंत एक मुहरबंद लेकिन खाली लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया, जिससे उसे लगा कि यह अत्यंत गोपनीय सरकारी कागज है, और अंदर जाने की जल्दबाजी दिखाई। काजी साहब, जो अपने अध्ययन कक्ष में आज के फैसले की अंतिम समीक्षा कर रहे थे, इस अप्रत्याशित दखल से परेशान होकर बाहर आए। अपने सामने बीरबल को एक सरकारी दूत के रूप में खड़ा देख काजी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानते थे कि बीरबल यहां बिना किसी बड़े उद्देश्य के नहीं आए होंगे। बीरबल ने काजी को झुककर अभिवादन किया, लेकिन उनकी आंखें काजी की प्रतिक्रिया को माप रही थी। माफ करे काजी साहब, लेकिन यह गुप्त राजकीय मामला है, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, और उस खाली लिफाफे को जेब में वापस रखते हुए गंभीर मुद्रा बना ली। आज सुबह की फांसी का हुक्म बादशाह सलामत ने खुद कल दोपहर को दिया था, बीरबल ने जोर देकर कहा, लेकिन अभी अभी शहंशाह ने एक अत्यंत जरूरी चीज मेरे हाथों भिजवाई है। काजी का चेहरा और भी तनावग्रस्त हो गया। क्या कोई नया गवाह मिला है? बीरबल ने काजी के कंधे पर हल्का हाथ रखा। काजी साहब, यह हुक्म बदलने का नहीं, बल्कि उसे सत्यापित करने का मामला है। बादशाह ने कहा है कि रात उन्हें बेचैनी रही है। क्या आप सौगंध खाकर कह सकते हैं कि कल सुबह जो सजा दी जाएगी वो 100% न्यायपूर्ण है? हुक्म पर अंतिम मुहर तभी लगेगी जब आप लिखित में ये आश्वासन देंगे कि निर्दोष को सजा नहीं दी जा रही है। ये कहकर बीरबल ने अपनी चाल चल दी, सीधा काजी की अंतरात्मा पर हमला। आगरा के किले का दीवाने खास, मुगलिया शानो शौकत का केंद्र। दोपहर का वक्त था और बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने रत्न जड़ित तख्त पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। वजीर राजस्व और नए सैन्य अभियान पर बहस कर रहे थे। बीरबल अपनी चिरपरिचित शांत और विनोदपूर्ण मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने अभी अभी एक जटिल समस्या का सरल समाधान देकर पूरे माहौल में हल्की सी मुस्कान फैलाई थी। अचानक बादशाह अकबर ने हाथ का इशारा करके सब कुछ रोक दिया। उनकी आंखें सामान्य से अधिक गहरी और थकी हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से अपने खास मुंशी अबुल फजल की ओर एक मुड़ा हुआ कागज बढ़ाया। जैसे ही अबुल फजल ने कागज पकड़ा, उनके हाथ कांप गए। कागज पर कोई शाही स्याही नहीं थी, वो गहरे चिपचिपे लाल रंग में डूबा हुआ था। हुजूर, ये क्या है? मुशी की फुसफुसाहट ने भी दरबार की सन्नाटे को नहीं तोड़ा। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, यह मेरा फरमान है, पढ़ो। फजल ने कांपते हुए कागज को खोला। उस पर दर्ज हर शब्द स्पष्ट था, लेकिन उसकी लिपि शाही खून की थी। ये दृश्य देख दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने पहली बार अपनी सीट पर हलचल की। उनकी भौहें चौंक कर ऊपर उठ गई। ये केवल एक फरमान नहीं था, ये स्वयं बादशाह द्वारा अपने रक्त से लिखी गई एक भयानक चेतावनी थी। फजल ने कांपते हाथों से खून से सने उस कागज को और खोला और लड़खड़ाती आवाज में पढ़ना शुरू किया। उनके गले से मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। ये मेरा अंतिम और अटल फरमान है। सुनो, जिस किसी ने भी मेरी सल्तनत की पीठ पर छुरा घोंपने की कल्पना भी की है, चाहे वो दरबारी हो, सूबेदार हो या मेरा अपना खून, अब कोई रहम नहीं होगा। दारी का सिर्फ एक दंड है, तत्काल मृत्यु, और वो भी सबसे क्रूर तरीके से। ये शब्द हवा में नहीं, बल्कि जमीन पर किसी भारी हथौड़े की तरह गिरे। बादशाह अकबर ने अपनी आंखें दरबार के हर चेहरे पर घुमाई। उनकी कठोरता असहनीय थी। उन्होंने अपने रक्त से केवल एक आदेश नहीं लिखा था, बल्कि दरबारियों के दिलों में डर की गहरी स्याही भर दी थी। बीरबल की चौंकी हुई भौहें अब धीरे धीरे शांत हुई। वो समझ गए कि ये फरमान किसी छोटी मोटी चोरी या मामूली बगावत के लिए नहीं था। ये उस बढ़ती हुई साजिश के लिए लिखा गया था, जिसकी फुसफुसाहटें पिछले कुछ दिनों से महल में गूंज रही थी। उन्होंने तुरंत उस नुकीले चाकू की ओर देखा
जो अभी भी अकबर के शाही तख्त के पास पड़ा था। ये स्वयं पर किया गया घाव नहीं, बल्कि विद्रोह पर किया गया पहला निर्णायक वार था। बीरबल ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली और नजदीक खड़े एक सिपाही को संकेत किया कि वो तख्त के पास पड़े उस नुकीले चाकू को सावधानी से उठा ले। वो नहीं चाहते थे कि इस हथियार का इस्तेमाल कोई डरपोक दरबारी अपनी बेगुनाही साबित करने या किसी और पर इल्जाम लगाने के लिए करे। फिर उन्होंने अपनी शांत किंतु दृढ़ आवाज में दरबारियों को संबोधित किया। जहां पनाह का ये फरमान केवल शाही मुहर नहीं रखता, उन्होंने कहा, यह स्वयं बादशाह की आत्मा का वचन है। सभी की निगाहें अब खून से सने उस सफेद कागज पर थी, जिस पर केवल 3 शब्द बड़े अक्षरों में खुदे थे, विश्वासघात, अंत निकट। बीरबल ने फरमान उठाया। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वो शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे इरादे को पढ़ रहे हों। क्या कोई इस शाही आदेश को पढ़ने का और इसके मायने समझाने का साहस करेगा? उन्होंने पूछा। सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल को लगा जैसे किसी ने सबकी सांसें खींच ली हों। हर दरबारी की आंखें नीचे झुकी हुई थी। कोई भी विश्वासघात की तलवार को अपनी गर्दन के करीब महसूस नहीं करना चाहता था। यह फरमान किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं था। यह समूचे दरबार के नाम एक खूनी चेतावनी थी। बीरबल समझ गए, अब तुरंत गुप्त कार्रवाई का समय आ गया था। बीरबल ने गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए एक लंबी सांस ली। उन्होंने धीरे से अपने स्थान से कदम आगे बढ़ाए। उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी थी, ताकि वे बादशाह की क्रोधित निगाहों से बच सकें। जहां पनाह उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो डगमगाते दरबार को थोड़ा सहारा दे सकी। इस शाही फरमान की भयावह प्रकृति ने सभी की जुबानों को सील दिया है। आपका ये सेवक क्या इसे हाथ लगाकर इसकी तह तक जाने की कोशिश कर सकता है? अकबर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर इशारा किया। बीरबल ने आगे बढ़कर लकड़ी के डंडे पर लिपटे उस खूनी दस्तावेज को अत्यंत सावधानी से उठाया। जैसे ही उनकी उंगलियां कठोर रक्तरंजित चर्मपत्र को छूने वाली थी, उन्हें मांस और धातु की एक हल्की दुर्गंध महसूस हुई। ये केवल सूखी स्याही नहीं थी, ये गरम जमा हुआ खून था। बीरबल ने फरमान को पलटा। उन्होंने देखा कि अक्षर बेतरतीब थे, जैसे किसी ने बेहद तकलीफ में इन्हें लिखा हो। ये किसी गुप्त षड्यंत्रकारी की ठंडी चाल नहीं थी, ये स्वयं बादशाह की अंदरूनी पीड़ा का प्रतीक था। बीरबल समझ गए, मामला तख्ता पलट का नहीं, बल्कि बादशाह की जान को फंसाने वाली किसी अनदेखी साजिश का था। लेकिन ये खून किसका था और ये फरमान लिखा कब गया? ये रहस्य सुलझाना जरूरी था। दरबार में पसरी भयावह चुप्पी को तोड़ते हुए बीरबल ने वो खून से सना फरमान मजबूती से पकड़ा। उन्होंने अपनी तेज नजरों से मुगल अमीरों और दरबारियों के चेहरे देखे। डर और अटकलों की फुसफुसाहट अब चीखों में बदलने को तैयार थी। खामोश, बीरबल की आवाज ने माहौल को काट दिया। ये बादशाह का गुप्त संदेश है, किसी अफवाह का जन्म स्थान नहीं। उन्होंने फरमान को अपनी आंखों के और करीब लाया। उंगलियों की हल्की सी गर्मी महसूस करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये रक्त पिछले कुछ घंटों के भीतर ही गिरा होगा, शायद पिछली रात को ही। बीरबल ने तुरंत मीर बख्शी, सेना प्रमुख, की ओर देखा। तुरंत हरम और शाही कक्षों को सील कर दिया जाए। बादशाह सलामत की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति महल से बाहर नहीं जाएगा। शाही चिकित्सक और खास सेवक जो पिछली रात बादशाह के करीब थे, उन्हें तुरंत मेरी निगरानी में लाया जाए। बीरबल को स्पष्ट था, हत्या की साजिश महल के भीतर ही रची गई थी। इससे पहले कि रक्त के अक्षरों का अर्थ हमेशा के लिए मिट जाए, उन्हें बादशाह तक पहुंचना था। यह केवल एक फरमान नहीं था, यह मदद के लिए अंतिम करह थी। बीरबल ने अत्यधिक सावधानी से उस लहू से सने कागज को उठाया। दरबार की स्तब्धता इतनी गहरी थी कि हर किसी को केवल अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे रही थी।
खून के अक्षर सूखकर गहरे लाल से भूरे रंग में बदल गए थे। लेकिन उन अक्षरों की बनावट में एक भयानक जल्दबाजी और दर्द छिपा था। रोशन, मशाल को नजदीक लाओ, बीरबल ने धीमी, कठोर आवाज में हुक्म दिया। तेज रोशनी में उन्होंने फरमान के शब्दों को पढ़ना शुरू किया। पहला शब्द स्पष्ट था, विश्वासघात। इसके ठीक नीचे अकबर ने कुछ और लिखने का प्रयास किया था, लेकिन खून पतला पड़ गया था। अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने पर बीरबल ने एक अधूरा नाम और एक स्थान का संकेत देखा। नाम का केवल पहला अक्षर फ स्पष्ट था, लेकिन स्थान का संकेत एक घुमावदार रेखा के साथ शायद महल के एक छिपे हुए कक्ष या मार्ग की ओर इशारा कर रहा था। यह बादशाह सलामत की वसीयत नहीं, बीरबल ने घोषणा की। ये उस व्यक्ति का नाम है जिस पर उन्हें आखिरी दम तक विश्वास था और जिसने उनका खून किया है। फ अक्षर का व्यक्ति तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। दरबार में भयानक चुप्पी छा गई। कई नाम फ अक्षर से शुरू होते थे, फतेह खान, फाजिल बेग, यहां तक कि फकीर चंद भी। हर कोई अपने पड़ोसियों को संदेह की नजर से देख रहा था। किसी ने हिलने या बात करने की हिम्मत नहीं की। जब कोई आगे नहीं आया तो बीरबल की आंखें वापस खून से सने फरमान पर गई। फत का रहस्य गहरा रहा था, इसलिए ध्यान अब घुमावदार रेखा पर गया। बीरबल ने वो रेखा एक विशेषज्ञ की तरह पढ़ ली, उसका विश्लेषण किया। ये कोई सामान्य रेखा नहीं। उन्होंने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यह महल के भीतर एक गुप्त मार्ग का संकेत है जो सीधे खजाना-ए-शाही या बादशाह के निजी शस्त्रागार तक जाता है। मानसिंह, राजा मानसिंह तुरंत खड़े हुए। अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को लेकर तुरंत उस मार्ग का अनुसरण करो। हत्यारा वहां छिपा हो सकता है या सबूत नष्ट कर रहा होगा। हमें वही कोई गुप्त दस्तावेज या हथियार मिल सकता है। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ गई। मानसिंह ने बिना प्रश्न किए अपनी तलवार खींची और सैनिकों के साथ द्वार की ओर लपके। अब जांच महल के भीतर अंधेरे कोनों की ओर मुड़ चुकी थी। मानसिंह के जाते ही बीरबल ने राहत की सांस ली। उनकी आंखें फिर उस रहस्यमय खून से सने कागज पर टिक गई, जो अभी भी तख्त के पास जमीन पर पड़ा था। यह केवल गुप्त मार्ग का संकेत नहीं था, इसमें छिपा दर्द और तात्कालिकता झलक रही थी। बादशाह सलामत ने यह फरमान लिखने के लिए अपना अंतिम रक्त क्यों बहाया? बीरबल ने स्वयं से पूछा। क्या वो हमें किसी नाम की ओर इशारा कर रहे थे? लेकिन समय नहीं मिला। उन्होंने तुरंत शाही हकीम को बुलवाया। जल्द से जल्द बादशाह के घाव की जांच करो। क्या ये किसी पेशेवर हत्यारे का काम है या उन्हें अचानक धोखे से मारा गया है? दरबार में उपस्थित सभी उच्च अधिकारियों के चेहरे पर अब संदेह की छाया थी। हर कोई एक दूसरे को घूर रहा था। मीर बख्शी, जो अब तक सदमे में थे, कांपते हुए आगे बढ़े। जहांपनाह, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि महल के बाहर कोई सूचना न जाए। यह स्पष्ट रूप से एक आंतरिक साजिश है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया। हर दरवाजे पर पहरा सख्त कर दिया गया। अब शक की सुई महल के भीतर उपस्थित हर व्यक्ति पर घूम रही थी। बीरबल ने फौरन फर्श पर पड़े खून से लथपथ कागज को अत्यंत सावधानी से उठाया। खून सूखने लगा था और शाही मुहर के स्थान पर बस अंगुलियों के निशान थे जो बादशाह ने पीड़ा में दबाए होंगे। दरबार में इतनी गहरी चुप्पी छा गई थी कि सबके कांपते सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मीर बख्शी ने धीरे से कहा, बीरबल जी, इसे जोर से पढ़िए। जहांपनाह का अंतिम संदेश जानना जरूरी है। बीरबल ने लड़खड़ाती आवाज में कागज खोला। उनकी आंखें उस लाल स्याही से लिखे चंद शब्दों पर टिकी। वो संदेश छोटा था, लेकिन उसका अर्थ इतना भयावह था कि बीरबल के हाथों से फरमान लगभग छूट ही गया। अकबर ने लिखा था, ये मेरी अंतिम आज्ञा है। मेरे हत्यारे का नाम और सिंहासन के अगले उत्तराधिकारी को नियुक्त करने वाला वो शख्स केवल एक है, टोडरमल।
जैसे ही बीरबल ने टोडरमल नाम का उच्चारण किया, दरबार में सन्नाटा टूट गया। टोडरमल, जो अब तक दीवार के सहारे खड़े सदमे में लग रहे थे, एक पल के लिए चौंक गए। बीरबल ने तुरंत पलटकर वित्त मंत्री को देखा। उनके चेहरे पर अब स्पष्ट अविश्वास और गहरा संदेह था। दरबार में तुरंत अफरातफरी मच गई। जहां कुछ दरबारी भय से कांप रहे थे, वहीं कई की आंखों में टोडरमल के प्रति घोर घृणा दिखाई दी। लोगों की फुसफुसाहटों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। बीरबल ने क्षण भर में स्थिति की गंभीरता को समझा। ये समय भावनाओं का नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धिमत्ता का था। उन्होंने तुरंत अपनी आवाज को कड़क करते हुए आदेश दिया, शांत, सभी अपनी जगह पर रहें। बादशाह सलामत का ये फरमान रक्त से लिखा गया है। इसका महत्व बहुत गहरा है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले गहन जांच अनिवार्य है। उन्होंने मुड़े और सीधे टोडरमल से सवाल किया, वित्त मंत्री जी, आप पर यह अत्यंत गंभीर आरोप है। क्या आप इस समय बादशाह के कक्ष के आसपास थे? क्या आप इस खूनी इबारत पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? टोडरमल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके होंठ कांप रहे थे। ये झूठ है बीरबल, सरासर झूठ। मैं बादशाह का सेवक हूं, हत्यारा नहीं। ये साजिश है। उन्होंने रोष और आतंक के मिश्रण में चिल्लाकर कहा, कोई है जो हमें फंसाना चाहता है। बीरबल ने एक क्षण के लिए टोडरमल की आंखों में देखा। आतंक की गहराई ऐसी थी कि वो आसानी से खारिज करने योग्य नहीं था। पर बीरबल जानते थे कि साजिशें अक्सर सबसे विश्वसनीय चेहरों के पीछे छिपी होती है। शांत हो जाइए, वित्त मंत्री जी, बीरबल ने अपनी आवाज में ऐसी दृढ़ता लाते हुए कहा जिसने पूरे दरबार को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, केवल सच जानना चाहते हैं। ये साजिश है या सत्य, इसका फैसला सबूत करेंगे। उन्होंने शाही पहरेदार की ओर देखा। जाओ, तैयार सिंह, इस फरमान को अत्यंत सावधानी से सुरक्षित करो। इसे बिना स्पर्श किए एक रेशमी कपड़े में लपेटकर शाही मुहरबंद तहखाने में रखवाओ। कमरे में हर वस्तु, हर धूल का कण महत्वपूर्ण है। फिर बीरबल उस बिस्तर की ओर बढ़े जहां बादशाह का शरीर पड़ा था। उन्होंने झुककर गौर से जमीन पर पड़े उस लाल चिपचिपे संदेश को देखा। हमें लिखावट पर ध्यान देना होगा। यह खून से लिखा गया है और लिखावट अंत में थोड़ी टेढ़ी हुई है, जैसे लिखने वाले की सांस उखड़ रही थी। टोडरमल जी, क्या बादशाह ने हाल ही में किसी पत्र पर ऐसी ही असहज मुद्रा में हस्ताक्षर किए थे? टोडरमल ने गहरी सांस ली। बीरबल जी, पिछले 20 वर्षों में मैंने बादशाह सलामत का कोई भी हस्ताक्षर ऐसा डरावना नहीं देखा। उनकी लिखावट में पहाड़ों जैसी दृढ़ता थी। हां, यह जरूर है कि वे पिछले कुछ दिनों से भीतर ही भीतर किसी बात से घुट रहे थे। उनकी आंखें बोझिल थी, जैसे नींद कई रातों से उनसे रूठी हुई हो। उन्होंने कई गोपनीय मुलाकातें भी की थी। बीरबल ने टोडरमल की बात को अनसुना कर दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से फर्श पर केंद्रित था। उन्होंने सावधानी से उस खून के अक्षरों पर अपनी दृष्टि गड़ाई, जो अंततः उन्हें कुछ अर्थ देने लगे थे। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि सबकी सांसें भी अटकी हुई महसूस हो रही थी। बीरबल ने कांपते हुए स्वर में फरमान का गूढ़ संदेश पढ़ना शुरू किया। वसीयत तुरंत बदल दी जाए। शहजादा सलीम नहीं, बल्कि जिसने ये किया है वो भीतर है। हरम के उस राज पर ध्यान दो जो। फरमान बीच में ही अधूरा छूट गया था, मानो मृत्यु ने कलम खींच ली हो। बादशाह का नाम बीच में ही मिट चुका था। दरबार के उच्चाधिकारी इस रहस्यमय और खतरनाक आदेश को सुनकर पत्थर हो गए। सलीम के समर्थकों के चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। सलीम के मुख्य समर्थक वजीर मानसिंह, जो अपने पद और सम्मान के लिए बेचैन थे, अचानक सन्नाटा तोड़ते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर भयावह गुस्सा था। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और बीरबल को ललकारा। ये जालसाजी है, ये रक्त असली नहीं है, ये फरमान झूठा है। बादशाह अकबर, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, कभी इतना अस्पष्ट
और अपवित्र आदेश नहीं दे सकते। बीरबल ने बड़ी सतर्कता से वो खून से लथपथ कागज अपने सीने से चिपका लिया। मानसिंह, बीरबल की आवाज में दुख कम और दृढ़ता अधिक थी। ये बादशाह की आखिरी निशानी है। इसे मिथ्या कहना राजद्रोह होगा। ये फरमान भले ही अधूरा हो, पर इसकी हर लकीर में एक चेतावनी छिपी है। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर उस वाक्य पर दोबारा ध्यान दिया। जिसने ये किया है वो भीतर है। उनकी दृष्टि सीधे हरम के भारी बंद दरवाजे पर टिक गई। फरमान का अगला भाग हरम के राज पर केंद्रित है। जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसकी जड़ें महल के भीतर गहरी है। हमें तुरंत हरम की दीवारों के पीछे छिपे उस भेद को खोलना होगा। दरबार में अब साजिश और हत्या की गंध मंडराने लगी थी। बीरबल ने वजीर आजम मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा, जिनकी आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थी। हरम की मर्यादा राजद्रोह के सामने महत्व नहीं रखती। बीरबल ने सधे स्वर में कहा, यह बादशाह का अंतिम आदेश है और भीतर का अर्थ स्पष्ट है। हमें तुरंत शाही जनाना ड्योढ़ी हरम के मुख्य द्वार की जांच करनी होगी। मुल्ला दो प्याजा लगभग चीख उठे। बीरबल, आपके कदम हमें शरीयत और महल के नियमों के विरुद्ध ले जाएंगे। हरम में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यदि महारानी जोधाबाई ने मना कर दिया तो हम पर उनका क्रोध बरसेगा। बीरबल ने अपनी पगड़ी कसी और कठोरता से आदेश दिया, कानून इस शाही खून से लिखा गया है। मुल्ला, मैं भीतर प्रवेश नहीं करूंगा, पर उस मुख्य दास को तुरंत बुलाओ जिसने बादशाह को अंतिम बार जीवित देखा था, और हरम की सीमा पर तैनात सभी ख्वाजा सरा हिजड़ों को मेरे सामने पेश किया जाए। आज हरम का हर राज खुलेगा। ये सुनते ही दरबार के सन्नाटे में एक भयभीत फुसफुसाहट फैल गई, क्योंकि हरम के पर्दे उठाने का मतलब था स्वयं मौत को चुनौती देना। कुछ ही क्षणों में हरम के द्वार के पास एक लंबा डरा हुआ साया उभरा। ये मलिक काफूर था, जो हरम के मुख्य ख्वाजा सरा चीफ यूनक में से एक था। बीरबल ने अपनी आंखें उसकी ओर गड़ा दी। उनकी आवाज में बर्फ सी ठंडक थी। काफूर, बादशाह सलामत ने ये खूनी फरमान कब लिखा? किसने देखा उन्हें उस अवस्था में? सच बताओ, या आज सूरज देखने लायक नहीं रहोगे। काफूर की जुबान थरथरा रही थी। उसने डबडबाई आंखों से चारों ओर देखा, फिर कांपते हुए बोला, हुजूर, देर रात का वक्त था। मैंने उन्हें आखिरी बार खास महल के झरोखे के पास देखा था। वे किसी बात पर बेहद बेचैन थे। फरमान उन्होंने खुद लिखा था, किसी कलम से नहीं। उन्होंने अपने हाथ की उंगली से किसी जख्म के खून में डुबोकर लिखकर अपनी शाही मोहर लगाई। बीरबल का माथा ठनका। किसी जाउन के ये फरमान लिखने के लिए खून कहां से आया? काफूर, क्या वह जख्म उन्हें पहले से था, या ये बादशाह का अपना खून था? ये सुनते ही काफूर की आंखें फटी रह गई। वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन अचानक डर से उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। बीरबल ने तुरंत स्थिति को संभाला। उन्होंने काफूर के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी आंखें सीधी उसकी आंखों में गड़ी थी। देखो काफूर, अगर तुमने अभी सच नहीं बताया तो इसका मतलब होगा कि तुम इस साजिश में शामिल हो। तुम्हें बादशाह की कसम, वो खून कहां से आया, ये बताओ। बीरबल की इस सीधी चुनौती ने काफूर के डरे हुए मन को झकझोर दिया। डर और वफादारी के बीच फंसा काफूर अचानक घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। माफ कर दें, जहां पनाह के वजीर, जत्म बादशाह को नहीं था। उन्होंने अपने सामने रखी नवरत्न कटार की नोक से अपनी उंगली पर छोटा सा कट लगाया था। ये उनका अपना खून था, जो उन्होंने अपनी मर्जी से फरमान पर टपकाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने अपनी शाही कटार से स्वयं को घायल किया। ये सुनने के बाद बीरबल भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज ठंडी और सधी हुई थी। उस फरमान में क्या लिखा था?
काफूर, एक शब्द भी मत छुपाओ। हुजूर, फरमान पर बस 3 शब्द थे, सतर्क रहो, दिल्ली। दरबार में पहले से छाए सन्नाटे को अब एक गहरी, असहज फुसफुसाहट ने तोड़ दिया। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि ये कैसा सतर्कता का संदेश था जिसके लिए बादशाह को अपना लहू बहाना पड़ा। बीरबल ने काफूर की ओर देखा, जिनकी आंखों में गहरा भय झलक रहा था। काफूर, बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा और धीमा किया। बादशाह सलामत ने यह फरमान किस व्यक्ति या किस समूह के लिए जारी किया था, और ये दिल्ली की सतर्कता किस खतरे के प्रति है? बीरबल की आवाज अचानक धीमी हो गई, जैसे उन्हें उस खूनी संदेश का अर्थ एकाएक समझ आ गया हो। नहीं काफूर, बाहरी खतरे के लिए अकबर कभी अपना खून नहीं बहाते। ये फरमान किसी सैन्य अभियान के लिए नहीं है। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, यह खतरा महल के भीतर है। ये लहू का फरमान किसी गुप्त षड्यंत्र का संकेत है, जो सीधे राजधानी के दिल पर वार करने की तैयारी में है। काफूर कांप उठा। मुझे नहीं पता, वजीर आजम। फरमान भेजने के तुरंत बाद बादशाह ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मैं किसी से भी एक शब्द न कहूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये फरमान बीरबल तक पहुंचेगा तो समाधान भी वहीं से निकलेगा। बीरबल ने धीरे से उस लहू से सने कागज को अपनी उंगलियों में लिया। काफूर की घबराहट और महल की चुप्पी अब मायने नहीं रखती थी। उनकी निगाहें केवल उस खूनी हस्तलिपि पर टिकी थी। ये अकबर का विशिष्ट अक्षर विन्यास था, लेकिन स्याही की जगह वहां उनकी आत्मा का लाल रंग जमा हुआ था। फरमान में बस कुछ ही शब्द थे, किला घेरे में, मुहर गायब, रोशनी बुझ गई। बीरबल ने संदेश को 2 बार पढ़ा। किला घेरे में, साफ था कि सम्राट खतरे में है, पर मुहर गायब और रोशनी बुझ गई का क्या अर्थ? उन्होंने फरमान को सूरज की रोशनी की तरफ उठाया। तभी उन्हें एहसास हुआ, खून की धार शब्दों को लिखते हुए एक जगह अनावश्यक रूप से मोटी हो गई थी, बिल्कुल मुहर शब्द के नीचे। ये केवल एक दाग नहीं था, ये एक बिंदी थी। बीरबल का माथा ठनका। अकबर ने अक्सर महत्वपूर्ण गुप्त संदेशों को छिपाने के लिए लेखन की इस विशेष शैली का इस्तेमाल किया था। काफूर, बीरबल की आवाज में एक नई दृढ़ता थी, जिसने महल की दीवारों में गूंज पैदा कर दी। तुरंत घुड़सवार तैयार करो। हमें आगरा नहीं, बल्कि फतेहपुर सीकरी की ओर कूच करना होगा। बादशाह वही हैं, और षड्यंत्रकारियों ने उन्हें बंदी बना लिया है। काफूर सकते में था। सीकरी? लेकिन उन्होंने कहा था कि वे शाही शिकार पर। शिकार सिर्फ एक बहाना था। बीरबल ने फरमान को कसकर मोड़ लिया, और ये लहू इस बात की गवाही है कि जाल अब पूरी तरह से बिछ चुका है। हमें देर नहीं करनी है, एक पल की देरी और मुगलिया सल्तनत का तख्त हिल जाएगा। बीरबल ने अपनी आवाज को संयमित करते हुए, लेकिन आंखों में पूरी दृढ़ता लाते हुए, काफूर को आखिरी आदेश दिया। सीकरी का रास्ता लंबा है, काफूर। हमें रोशनी से पहले कम से कम आधा सफर तय करना होगा। सिर्फ 10 सबसे तेज घुड़सवार, बिना किसी शाही लालच करके। हम सादे वेश में निकलेंगे। काफूर ने तुरंत सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को तैयार करने भागा। महलों के भीतर, जहां कुछ देर पहले तक सन्नाटा था, अब गुपचुप तैयारियों की फुर्तीली आवाजें गूंजने लगी। घोड़ों की टापें, सरपट खींचती लगामें और लोहे के कवच की धीमी खनखनाहट। बीरबल ने फरमान को अपने अंगरखे के भीतर सुरक्षित रखा। खून का सूखा धब्बा उसकी त्वचा पर एक ठंडी सनसनी दे रहा था। यह सिर्फ शाही फरमान नहीं था, यह बादशाह की आखिरी पुकार थी। जैसे ही वे अंधेरी रात में महल के गुप्त द्वार से निकले, बीरबल ने महसूस किया कि अब वो सिर्फ वजीर नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत की आखिरी उम्मीद बन चुका है। फतेहपुर सीकरी का हर कदम मौत के जबड़े की तरफ बढ़ रहा था। घोड़े की सरपट चाल ने रात की सन्नाटेदार हवा को चीर दिया। बीरबल के साथ केवल 2 विश्वस्त सिपाही थे, जो हर छाया को दुश्मन मान रहे थे।
शहर की विशाल दीवारों के पीछे मौत की खामोशी थी। बीरबल की आंखों में नींद नहीं, बल्कि प्रतिशोध की आग जल रही थी। उन्हें पता था कि गद्दार सिर्फ महल में नहीं, बल्कि शायद हर चौराहे पर घात लगाए बैठा होगा। उनकी मुट्ठी में फरमान कसकर पकड़ा हुआ था। बादशाह के रक्त की गंध, जो अब भी मंद मंद आ रही थी, उन्हें याद दिला रही थी कि वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। अगर सूचना लीक हुई, बीरबल ने अपने साथी सिपाही से फुसफुसाया, तो सुबह होने से पहले ही दिल्ली का तख्त बदल जाएगा। उनका लक्ष्य उत्तर दिशा में था, आमेर के महाराजा मान सिंह का सैन्य शिविर। ये एक लंबी और खतरनाक दौड़ थी, जिसके हर मोड़ पर मौत तलवार लिए खड़ी थी। बीरबल ने घोड़ा और तेज किया, दिल में उम्मीद और पीठ पर समूची सल्तनत का बोझ लिए। रात अपने चरम पर थी, चांदनी बादलों की ओट में थी, और जंगल का हर साया किसी घात लगाए हत्यारे जैसा लग रहा था। घोड़े की सरपट